ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कौन सा है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या था? व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? That the business has no intention or necessity to close down in future. फिर से बोलो, क्या बताया आपने? This concept proposes that the business enterprise has uh, neither intention or necessity to close down in future. एब्सोल्युटली। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या था कि हम कोई भी बिजनेस अगर इंडिया में शुरू करते हैं, वॉट एवर द बिजनेस वी विल स्टार्ट विद, इट इज सपोज टू बी, आप मानोगे इसको, सपोज किया जाता है कि इट विल बी लास्ट फॉर एवर, इट विल बी गो थ्रू फॉर एवर, राइट? ये हमेशा हमेशा लास्ट करेगा, ये फॉर एवर चलता रहेगा। कभी ऐसा सुना है कि, मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल बताया था, कभी ऐसा सुना है कि मैंने आज दुकान खोली, आज बिजनेस शुरू किया और परसों बंद कर दिया? कभी देखा कोई ऐसा कहता है कि मैं आज बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कल मैं इसको बंद कर दूंगा? कभी भी कोई भी इंसान इस ऑब्जेक्टिव के साथ बिजनेस नहीं शुरू करता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं और ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी बिजनेस हम खोलेंगे, जो भी बिजनेस हम शुरू करेंगे, वो बिजनेस फॉर एवर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, वो कल बंद नहीं हो जाएगा, फॉर एवर चलता रहेगा। अब फ्यूचर में कोई ऐसी अनकंटीजेंसी, कॉन्टीजेंसीज ऐसे, कॉन्टीजेंस ऐसे हो जाए, कुछ इमरजेंसी ऐसे हो जाए, कुछ ऐसा हैपन हो जाए जिसकी वजह से हमें बंद करना पड़ जाए, तो वो फ्यूचर की बात है, वो अभी हमको नहीं पता। हम तो ये सोच के बिजनेस शुरू कर रहे हैं कि हम इसको फॉर एवर चलाएंगे। समझ में आया? विदांशी, विदांशी नाम है ना इसका बच्चे का, राइट? इसका आवाज आ रही है इसको, विदांशी? हेलो, ओके, आपका माइक अनम्यूट नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बिजनेस विल continue to exist, will continue to exist for a long period of time, for a long period of time। ये होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का प्रिंसिपल का मतलब। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो नेक्स्ट क्या था? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है? अगर हमने कोई रूल बनाया या कोई प्रिंसिपल बनाया, मान लो हमने हमारी अकाउंटिंग शुरू की, हमने बिजनेस की अकाउंटिंग शुरू की और हमने ये मान लिया कि अब हम लोग अकाउंटिंग जो है इस मेथड से करेंगे। ऐसे समझो, हमने बोला कि हम हम बिजनेस में अकाउंटिंग या बिजनेस को इस मेथड से करेंगे। एक मेथड हमने कोई भी एक्स वाई जेड चूज कर लिया, एनी मेथड और पॉलिसी विच यू चूज, और उस मेथड, उस पॉलिसी को अगर आप यूज करते हो रेगुलर, तो आपको वही मेथड और वही फॉर एवर यूज करना है। समझ में आया? जो भी पॉलिसीज, जो भी रूल आप एक बार अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, तो आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आपको वो रूल या वो प्रिंसिपल फॉर एवर कई सालों तक कंसिस्टेंटली यूज करना है। ये नहीं है कि आपने आज एक प्रिंसिपल बनाया, कल दूसरा बना लिया उसको चेंज करके, परसों तीसरा बना लिया दूसरे वाले को चेंज करके। तो जब आप बार बार अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगे तो आप पे कोई रिलाई नहीं करेगा। nobody will trust you, right? Every day you are changing, every day you are changing, so we cannot rely on you, I cannot rely on you, right? So accounting principle ये कहता है the policies और रूल्स जो आपने एक बार अपने बिजनेस में इस्तेमाल किए हैं, आपको वही पॉलिसी और वही रूल कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार यूज करना है। क्लियर हो गया एवरीवन? आवन्या, समझ में आया? यस सर। पक्का बेटा? थर्ड पॉइंट ये हमने कल पढ़ा था, इसलिए मैं आपके साथ रिवीजन कर रहा हूं, आप एक बार सुन लो ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। थर्ड प्रिंसिपल क्या पढ़ा था? थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा था अक्रूवल। अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है? अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब हम, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक कंसेप्ट। पता है हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं, इंडियन, जैसे हम ईस्टर्न, हम लोग इंडिया में, ऐसी यूएसए भी है, इंग्लैंड भी है,
है, यूके भी है, बहुत सारी कंट्रीज है जो बिजनेस करती होंगी, और जाहिर सी बात है सारी बिजनेस करती है तो सबके सब सारी कंट्रीज में अकाउंटिंग भी होती होगी। अकाउंटिंग दो मेथड से होती है, दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के। एक होता है अकाउंटिंग करने के दो मेथड्स होते हैं, फिर मैं इस कंसेप्ट को बताता हूँ। अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बेसिस, और ऑन अक्रूवल बेसिस। कैसा बेसिस? ऑन अक्रूवल बेसिस। मतलब क्या हुआ? कैश बेसिस का मतलब ये है कि हम तभी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से सुनो, हम तभी हम तभी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिस जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व हो। मतलब क्या? मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, मैं तुम्हें कोई एग्जांपल बता रहा हूँ। इमेजिन करो मैंने 2 लाख के 2 लाख के गुड्स आवन्या को बेचे। समझ में आ रहा है आवन्या? मैंने आपको 2 लाख के गुड्स सेल किए। इस 2 लाख के गुड में से 1,50,000 का 1.5 लाख का जो गुड्स था, वो गुड मैंने कैश में बेचे, आपसे तुरंत मुझे पैसा मिल गया, मैंने आपको बेचा और आपने मुझे पैसे दे दिया। समझ में आया आवन्या ये पॉइंट? हाँ या ना? और जो बचा हुआ 50,000 था, 1.50 हो गया, और जो 0.50 लाख था मतलब 50,000 था, वो मैंने क्रेडिट पे बेचा। अब क्योंकि क्रेडिट पे मैंने क्यों बेचा? क्योंकि मैं आवन्या के साथ रोज बिजनेस करता हूँ, सो आई कैन ट्रस्ट आवन्या कि ये लड़की है, इससे मैं रेगुलर बिजनेस करता हूँ, ये हमेशा पैसे मुझे टाइम पे दे देती है, आगे पीछे करके दे देती है, कभी मेरा पैसा मारती नहीं, और मैं इससे रेगुलर बिजनेस कर रहा हूँ। आई हैव ट्रस्ट ऑन हर, दैट्स वाई मैंने इसको 2 लाख का आइटम बेचा, जिसमें से 1.5 लाख उसने दे दिया, और 50,000 उसने बोला कि सर मैं आपको बाद में दे दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने उसको सामान तो बेच दिया। अब अगर ये अगर अमेरिकन कंट्री होती, तो अमेरिकन कंट्री में हम सिर्फ 1.5 लाख रुपए का जो सामान बेचा है जिसमें कैश मिल गया है, हम सिर्फ इसको ही रिकॉर्ड करते। समझ में आ रहा है? इसको ही रिकॉर्ड करते अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज होती, जैसे अमेरिका होती या इंग्लैंड होता, कोई भी होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है हमारे यहाँ अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होगी। मतलब मतलब हम जो भी सामान बेचेंगे, चाहे हम कैश में बेचें चाहे हम क्रेडिट पे बेचें, हमने बेचा ना, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2021 को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। जैसे ये आपको पता है ना अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? जैसे आम इंसान के लिए न्यू ईयर की पार्टी कब होती है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। वैसे ही कॉमर्स वालों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, बिजनेस के लिए, स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए न्यू ईयर की पार्टी होती है 31 मार्च को। हम लोगों के लिए कैलेंडर ईयर दूसरा है, कॉमर्स वालों के लिए। हम लोग के लिए कैलेंडर ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। समझ में आया? इसको हम लोग लेकिन कैलेंडर ईयर नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि अगर हम भी कैलेंडर ईयर बोलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आम इंसान के लिए तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये है कैलेंडर ईयर। हम लोग भी अगर इसको कैलेंडर ईयर बोलेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख लिया? अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसको हम? फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेस अगर भारत में शुरू कर रहे हो, तो उसकी जब हम अकाउंटिंग करते हो, जब आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, तो वो कितने पीरियड्स के लिए मेंटेन होगा? वो एक एक साल के लिए मेंटेन होगा, और वो डेट शुरू होगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। क्लियर है सबको? विधांशी समझ में आया? म्यूट म्यूट है, अनम्यूट करो। समझ में आया बेटा? Yes, sir. बिजनेस के लिए जो कैलेंडर ईयर है, बिजनेसमैन के लिए, कॉमर्स वालों के लिए जो कैलेंडर ईयर है वो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। समझ में आया? तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना सेल्स किया, वो सेल्स में अगर हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को इन्वॉल्व कर दें, तो उसको कहते हैं हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग। और सिर्फ कैश बेसिस वाले सेल्स को रिकॉर्ड करोगे तो उसको हम कहते हैं कैश बेसिस की अकाउंटिंग। हमारे देश में, इंडिया में जो अकाउंटिंग होती है वो कौन सी होती है? इंडिया में जो अकाउंटिंग होती है वो होती है अक्रूवल बेसिस पे। किस बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी रेवेन्यू है, जो भी रेवेन्यू मतलब जो भी सामान हमने बेचा, वो रिकॉर्ड कैसे होगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये मैटर नहीं करता है वेदर वो कैश है, वेदर इट इज कैश
और क्रेडिट इसमें इंक्लूड होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मैं ये कहूँ Yes, sir. 10 लाख रुपए का सामान फाइनेंशियल ईयर में बेचा है, जिसमें से 8 लाख रुपए का कैश है और 2 लाख रुपीस का क्रेडिट है, तो मुझे बताओ मैं अकाउंट्स 11 क्या नाम है इंडिया में जब अकाउंटिंग करूंगा तो मैं कितने अमाउंट को दिखाऊंगा? 10 lakh. विदांशी कितने का दिखाऊंगा? विदांशी आवाज Sir, 10 lakh. 10 10 लाख। समझ में आया? क्लियर हुआ अच्छे से? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग Yes, ऑन द sir. बेसिस ऑफ अक्रूवल। अक्रूवल में क्या होता है, जैसे ही सेल्स हुई वैसे ही अपन रिकॉर्ड करेंगे, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कैश में हुई कि क्रेडिट में हुई। समझ में आया? सेम विथ एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या है, एक्सपेंस भी आपको तुरंत रिकॉर्ड करना है। जैसे ही एक्सपेंस हुआ आप रिकॉर्ड कर लोगे। इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस आप तुरंत रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक, जैसे रेवेन्यू है वैसे ही एक्सपेंसेस का भी है। एक्सपेंस का क्या रूल है, expense will be recorded, it will be recorded, it will be recorded, it will recorded as and when, as in like, it will recorded on the basis of occurrence, yeah, on the basis of occurred, it will be recorded। देखो इसमें कहीं लिखा था, मैं उस लाइन को बताता हूँ, वो ज्यादा इजी लाइन है और इंटरेस्टिंग होगी, दिक्कत नहीं करेगी। वो लाइन क्या थी? Accounting period. क्या बोला बेटा? हाँ, expenses are recorded in the accounting period। क्या लिखेंगे? expenses are recorded in the accounting period, it will be recorded in the accounting period, it is recorded accounting period। accounting period समझ में आया ना? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। it will be recorded, expenses are recorded in the accounting period in which they assist in earning, in which they assist in earning। अभी मैं इसका लाइन का मतलब भी समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। ये नॉर्मली किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अर्निंग द रेवेन्यू, अर्निंग द रेवेन्यू, अर्निंग द रेवेन्यू whether the cash is paid for them or not, whether the cash is paid for them or not। मतलब क्या हुआ? ये लास्ट, ये अभी आवन्या तुम इस लाइन का मतलब समझो, नहीं तुम बाद में बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया सर। इसको अच्छे से समझो, ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं? इट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू, जिसमें वो रेवेन्यू कमाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। वेदर द कैश इज पेड फॉर देम और नॉट, कैश पे करो चाहे ना करो। मैंने एक अमाउंट, जैसे मेरा क्या हो गया, मैं दुकान पे गया, समझो बात को ध्यान से सुनो। मेरे पड़ोस में एक दुकान है, मेरे पड़ोस में एक दुकान है, मैं बिजनेस करता हूं, मेरे यहाँ पे पेन पेंसिल खत्म हो गए थे, स्टेशनरी का आइटम खत्म हो गया था। मैं गया, ये दुकान वाले अंकल मेरे पड़ोसी अच्छे से जानते हैं, उनको पता है मैं उनके बगल में रहता हूँ, कई सालों से रहता हूँ। तो मैंने बोला अंकल मुझे 10 पेंसिल और पेन दे दीजिए। उन्होंने मुझे दे दिए। मैंने बोला अंकल मैं पेमेंट आपको बाद में करूंगा। तो अब मुझे बताओ क्या मेरा ये खर्चा है कि नहीं है? मैंने अगर 10 पेन पेंसिल खरीदे हैं जिसका मुझे पेमेंट करना था, मैंने अभी पेमेंट नहीं की, मैं बाद में करूंगा, क्या ये मेरे लिए खर्चा है कि नहीं है, एक्सपेंस है कि नहीं है? क्या लगता है, क्या Sir, बोलो, एक्सपेंस है कि नहीं है? sir, हाँ, ये एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर दीजिए, ये कट कट की आवाज आ रही थी उसके अच्छा अंदर। अच्छा बता रहा हूँ, मेरी आवाज कट रही है? आवन्या तुम्हें समझ में आ रहा है? आवन्या दांशी, Yes, sir. ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। एक शॉपकीपर है, जिस शॉपकीपर को आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपके पड़ोस में रहते हैं अंकल, ठीक है, और आपका घर बगल में है। आप एक बिजनेस कर रहे हो और आपके पास स्टेशनरी का पेन पेंसिल खत्म हो गया। आप गए इस दुकान पे, अंकल से बोला अंकल आप मुझे 10 पेन एंड 10 पेंसिल्स दे दीजिए, ठीक है, ये मुझे खरीदना है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हें खरीदना है। अब तुम दुकानदार के पास गए, क्योंकि दुकानदार जान पहचान वाला था, तो तुमने उसके 10 पेन और 10 पेंसिल खरीद लिया, लेकिन बोला कि मैं आपको पैसा परसों नरसों दे दूंगा अंकल।
ये अगले महीने दे दूंगा। अंकल ने बोला ठीक है, ये तो मैं जानता हूँ इस लड़के को, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पैसा लेके कहाँ भागेगा, ये कल तो दे ही देगा आराम से। तो वो तुमको जानते थे, ट्रस्ट करते थे, इसलिए उन्होंने तुमको उधार में पेंसिल दे दी। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें तो पैसा देना है ना इनको, क्या तुम्हारे लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। हुआ ना? दिस इज योर एक्सपेंस, ये आपका खर्चा है। Yes. बस आपने इसको क्या लिया, आपने क्रेडिट पे खर्चा किया एक तरीके से। किस पे खर्चा किया? क्रेडिट पे एक्सपेंस किया, कैश पे नहीं किया। जैसे सेल्स करते हैं ना, सेल्स में कैश में भी कर सकता हूँ, उधार में भी कर सकता हूँ, उसी तरीके से ये खर्चा भी है। खर्चा हम उधार में भी कर सकते हैं और कैश में भी कर सकते हैं। अगर मैंने तुरंत कैश पे कर दिया तो कैश एक्सपेंस, और मैंने बोला मैं 1 महीने बाद दूंगा तो ये क्रेडिट में किया हुआ एक्सपेंस। बट है तो ये एक्सपेंस ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। ध्यान से सुनो, आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। चाहे वो एक्सपेंसेस में आपने पेमेंट की हो, चाहे उस एक्सपेंस को आप पेमेंट बाद में करे हो, आपको बाद में करना हो। समझ में आया? तो वो एक्सपेंस में चाहे आप तुरंत कैश पे करो, चाहे आप बाद में करो, क्योंकि वो खर्चा है, इसलिए वो रिकॉर्ड होगा। कब होगा? उस फाइनेंशियल ईयर में होगा, उस अकाउंटिंग पीरियड में होगा। समझ में आया? हाँ। अब एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी, ध्यान से सुनो। लाइन क्या है? उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, इट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू। इसका मतलब क्या? असिस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज असिस्ट? तुमने नाम सुना है? मेरा हेल्प करना। असिस्टेंट है, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। कई बार पिक्चरों में सुनना होगा ना, हर जगह में सुनते हैं, ही इज माय पर्सनल असिस्टेंट मैन। मींस व्हाट? ही इज गोइंग टू हेल्प मी फॉर एवरीथिंग। मेरा असिस्टेंट है तो असिस्टेंट, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। इफ आई एम सेइंग कि ही इज माय असिस्टेंट, दैट्स मींस कि वो मेरे को हेल्प करेगा, वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। तो यहाँ पे इस असिस्ट का मतलब क्या है? वो एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनो, वो एक्सपेंसेस जो आपको रेवेन्यू कमाने के लिए मदद करते हैं। ध्यान से सुनो, वो एक्सपेंस जो आपके रेवेन्यू कमाने के लिए आपको मदद करते हैं, वही एक्सपेंस को हम अक्रूवल कंसेप्ट में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? फिर से सुनो, वो एक्सपेंस जो आपको रेवेन्यू कमाने में मदद करते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब देखो, ऐसे समझो, मान लो तुमने कोई सामान 100 रुपीज का खरीदा है, ठीक? समझ में आया? और उसको मार्केट में जाके 120 रुपीज में बेचा। कितने में बेचा? 120 में सेल किया। कितने में खरीदा था? 100 रुपीज में खरीदा था। अब मुझे ये बताओ, तुमने 100 रुपीज में इस चीज को खरीदा था, तभी तो उस चीज को 120 में बेच पा रहे हो। यस और नो? Yes, sir. ये एक्सपेंस Yes, तो sir. किया था, ये एक्सपेंस इसलिए किया था टू अर्न दिस रेवेन्यू। यस और नो? Yes, sir. तुमने अपनी जेब से 100 रुपए क्यों खर्च किए थे? ताकि तुम इस चीज को आगे बेच के रेवेन्यू कमा सको। इसलिए जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 120 माइनस 100 करते हैं और 20 का प्रॉफिट निकालते हैं। हम जब भी 120 में से 100 माइनस करते हैं, हम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि इस 120 को कमाने के लिए, इस 120 को कमाने के लिए हमने ये 100 रुपीज पे किए थे। यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? अच्छा, एक और Yes, एग्जाम्पल sir. और अच्छे से कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो आपने 1 लाख रुपीज में किसी सामान को बेचा, 1 लाख रुपीज में किसी सामान को बेचा, और उस सामान को आपने खरीदा था 40,000 में। कितने में खरीदा था? 40,000. 40,000 में। अब मुझे बताओ, ये 40,000 1 लाख को कमाने के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो खर्चा? Yes, sir. कर रहे हो ना विधान? Yes. आवन्या, कर रहे हो कि नहीं Yes, कर रहे sir. हो? एवरीवन? Yes, sir. तो ये 40,000 आप इस 1 लाख को कमाने के लिए कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, आप जिस ऑफिस में बिजनेस कर रहे थे, उस ऑफिस का 1 महीने का किराया था 10,000। आपका 10,000 भी तो एक्सपेंस हुआ ना, आपको हर महीने देने। हाँ या ना? यस, यस और नो? तो 10,000 इज योर Yes, रेंट, sir. 10,000 इज योर रेंट। सो ये भी आप पर मंथ दोगे। अब मुझे बताओ, ये 10,000 रुपए आपका लिए प्रॉपर एक्सपेंस है कि नहीं है? क्या ये 10,000 रुपए आप इस 1 लाख कमाने के लिए नहीं कर रहे हो? अगर ये 10,000 नहीं देते तो आपको वो बंदा ऑफिस देता ही नहीं, तो आप बेचते कहाँ बैठ के? तो आपने बिजनेस करने के लिए वो ऑफिस खरीदा था, और उस ऑफिस के लिए आपने किराया दिया। तो ये एक्सपेंस भी वैलिड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस भी रियल एक्सपेंसेस है, जिसको आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि आप इस 1 लाख को कमा पाओ। समझ में आया? तो दिस एक्सपेंस इज ऑल्सो असिस्टिंग। क्या कर रहा है? ये 10,000 भी आपको असिस्ट कर रहा है, ये 40,000 भी आपको असिस्ट कर रहा है। क्या असिस्ट कर रहा है? असिस्ट टू अर्न
रेवेन्यू, असिस्ट टू अर्न रेवेन्यू मतलब असिस्ट टू अर्न सेल्स। समझ में आया विदांशी, आवन्या? Yes, sir. तुम्हें समझ में आया आवन्या, हाँ या ना? हाँ क्या? रिस्पॉन्ड करते रहे ना, मुझे ऐसे तुम दिख नहीं रही हो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। तो 1 लाख में से 40,000 में माइनस किया, 10,000 माइनस किया। अच्छा ये बताओ, इस ऑफिस में काम कर रहे हो, क्या इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो, क्या ये भी वैलिड एक्सपेंस नहीं है? Valid. एक्सपेंस है। तो मान लो इसमें भी 10,000 गया, तो ये भी 10,000 रुपीज आपने क्यों खर्च किया है? ताकि आप ऊपर का 1 लाख रुपीज कमा पाओ। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर असिस्टिंग, आर हेल्पिंग यू टू अर्न दिस रेवेन्यू। दैट इज व्हाई मैं इस रेवेन्यू में से इस एक्सपेंस को माइनस करूंगा, एंड वॉट एवर द अमाउंट रिमेन दैट विल बी योर प्योर प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. दैट इज 40,000। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड, ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है ना, तो अभी हम आगे कम से कम 25 बार 50 बार करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत हो, बस ये रिपीटेशन होना चाहिए। यू हैव टू रिपीट, रिमेंबर रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ एवरी स्किल, सो यू हैव टू रिपीट। जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, 2 से 3 बार पढ़ लो, आपको ये सारे कंसेप्ट दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है एवरीवन? फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछना। आगे बढ़ते हैं, ये हमको समझ, ये कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द फोर्थ प्रिंसिपल? फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? बताइए ना मुझे। फोर्थ प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? टेल मी एवरीवन, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? देखो इधर देखो, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल विदांशी ने, विदांशी है, विदांशी ने एक अपना नया बिजनेस डाला। ठीक है, ये बिजनेस था किसका? बेकरी का। किसका बिजनेस था? बेकरी का। अब नीचे लेने की जरूरत नहीं है। अब आयुषी को और राज सर को फ्री में ब्रेड और केक मिलेगा, डोंट वरी, अपना है बेकरी, अपने दोस्त। क्या विदांशी सस्ते में दोगी? Yes, sir. अभी बोलेगी सर मैं पैसे लूंगी, ठीक है मैं बिजनेस वुमेन हूँ, ठीक है मैं कॉमर्स पढ़ रही हूँ, अब मैं पैसे लूंगी सीधा सामने से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बिजनेस कर रहे हैं हम, पैसे लेंगे। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो विदांशी बताओ, आयुषी को और मुझको केक फ्री में मिलेगा कि पैसे लोगी? सब फ्री देंगे। फ्री देंगे। गई गई, फंस गई ये बिजनेस में, फंस गई फंस गई फंस गई फंस गई। चलो कोई नहीं, अब पढ़ते आगे। तो जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मान लो बेटा हमने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, अब ये विदांशी है, विदांशी ने इस बिजनेस को शुरू किया, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये होता है, इसके यहाँ से आवाज आ रही है पीछे से? ओके ओपो, कोई नहीं, अब ध्यान से सुनो। जब जब विदांशी ने ये बिजनेस शुरू किया, तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, भारत का कानून क्या कहता है, कॉमर्स वाला अकाउंट्स का कानून ये कहता है, अकाउंट्स ये कहता है कि जो इंसान बिजनेस शुरू करता है, वो इंसान और वो बिजनेस, ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। क्या है? सेपरेट एंटिटी है, मतलब बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? कानून की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन। हम लोग जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो सामान किससे लेंगे? विदांशी की बेकरी से। बेकरी बाय और सेल करेगा, बेकरी बाय करेगा, परचेज करेगा, बेकरी सेल करेगा। विदांशी तो एक लड़की है जो इस बिजनेस को कर रही है, उसकी मालिक है। कानूनी तौर पे ये बिजनेस इसके मालिक से अलग होता है। याद रखना हमेशा, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, एंड द पर्सन हु इज स्टार्टिंग दैट बिजनेस, दैट ओनर, वो मालिक जो है वो अलग है। तो कानून की नजर में दो लोग हैं, बिजनेस चालू करने वाला और बिजनेस। तो बिजनेस कानून की नजर में अलग एंटिटी कंसेप्ट है। समझ में आया? Yes, sir. जैसे जैसे आपको याद है ना, जैसे हम लोग जानते हैं रिलायंस, रिलायंस का नाम सुना है ना, रिलायंस
सब लोगों ने रिलायंस सुना होगा। रिलायंस के मालिक का नाम क्या है? रिलायंस के ओनर का नाम है मुकेश अंबानी। अब मुझे बताओ, अगर आपने रिलायंस में जाके आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान आपको पसंद नहीं आया, तो आप किसको केस करोगे? मुकेश अंबानी को करोगे कि रिलायंस के खिलाफ केस करोगे? रिलायंस के खिलाफ केस करोगे। क्यों? रिलायंस एक सेपरेट एंटिटी है, रिलायंस एक बिजनेस है। रिलायंस ने आपको सामान बेचा था, मुकेश अंबानी ने नहीं बेचा था। मुकेश अंबानी ऑल दो इस बिजनेस के मालिक जरूर है, बट बिजनेस किसने किया? रिलायंस ने किया, मुकेश अंबानी ने नहीं किया। समझ में आया? सो वेन एवर यू हैव टू डू केस, आपको कोई केस करना है, कोई स्यू करना है, तो यू हैव टू स्यू टू द रिलायंस इंडस्ट्री रेदर देन टू मुकेश अंबानी। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी ये कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके मालिक से अलग होता है। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उनके मालिक अलग हैं। समझ में आया एवरीवन अच्छे से? ठीक है। Yes. अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, एक लाइन, एक छोटी सी लाइन लिखा दे रहा हूं ताकि आपके पास इजीली इसको लिखने में होना चाहिए। क्या है? बिजनेस इज ट्रीटेड एज, ये प्रिंसिपल कहता है बिजनेस इज ट्रीटेड एज, बिजनेस इज ट्रीटेड एज a unit, as a unit separate from, separate and distinct, separate and distinct from its owner, from its owner। समझ में आया? तो ओनर मतलब क्या होता है? ओनर मतलब होता है मालिक। मालिक कौन था वहां पे? विदांशी थी, क्योंकि विदांशी का बेकरी था। ठीक है, तो मालिक से बिजनेस अलग माना जाता है हमेशा। क्लियर हो गया एवरीवन? दिस इज कॉल्ड, Yes. व्हाट कॉल्ड? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस, क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अच्छे से हो गया? मैं चलूं आगे बढ़ूं? Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब क्या होता है इसका? ये प्रिंसिपल ये कहता है, या ये कंसेप्ट ये कहता है कि आप बिजनेस में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप जिसको पैसे में मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज पैसे में जो मेजर होती है। अब ये बताओ, अगर मान, अच्छा ये समझो, क्यों मैं बोल रहा हूँ जो चीज मनी में मेजर, अभी आपने कोई सामान खरीदा, आपने समझो ये फोन खरीदा, ये फोन का बिजनेस करते हो। अब आपने ये फोन खरीदा, तो इस फोन को आप बोल सकते हो ना कि मैंने 15,000 में फोन खरीदा, मैंने इस फोन का पैसा दिया ना, तो दिस फोन कैन बी वैल्यूड इन मनी। आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसे में इसको आंक सकते हो, राइट? इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हर वो चीज जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, हर वो चीज जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं या जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सारे को ही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। उन सारे चीजों को ही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब लेन देन होता है। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप लोगों से सामान खरीदते हो और बेचते हो, तो जो खरीदते और बेचते हो उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। और जो खरीदते और बेचते हैं उसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए वो सारे के सारी चीजों को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो मनी में मेजर हो सकती है। जो चीज मनी में मेजर नहीं होती उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जैसे सुबह उठा, पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड करो। कैन यू रिकॉर्ड दिस? इज इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड पापा का आशीर्वाद? No, sir. इज इट पॉसिबल मम्मी का हग? No, sir. नो, यू कैनॉट वैल्यू इन मनी, राइट? इट कैनॉट। यार दोस्तों ने कॉमेडी किया, बहुत मस्ती मजाक की, अब दोस्तों के साथ मस्ती की है, क्या इसको मनी में कैलकुलेट कर सकते हो? नो। तो एनीथिंग विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इन मनी और विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म्स ऑफ मनी is not recorded in the books of account. So money measurement concept ये कहता है anything which can be recorded or which can be converted into money, इसको money में measure, which can be measure in money, the word है वो है measure. Anything, any transaction which can be measure in money, that money, that transaction will be recorded. ठीक है, उसी को अपन रिकॉर्ड करेंगे, बाकी किसी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखना है इसके अंदर? ओनली दोज ट्रांजेक्शन, ध्यान से, ओनली
those transaction, only those transaction and events are recorded in accounting period, in accounting, only those transaction and those events are recorded in accounting which are capable of being, देखो जो मैंने बताया था, which are capable of being expressed in terms of money, in terms of money. समझ में आया? Yes, sir. Only those events and those transactions will be recorded जिसको मनी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. इसके अलावा हम किसी चीज को रिकॉर्ड कभी नहीं करेंगे. समझ में आया? स्पेशल अकाउंट्स में तो कभी नहीं. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट. आवन्या, क्लियर हुआ बेटा? आवन्या क्लियर है? Yes, sir. ओके. 6 पॉइंट आता है. 6 प्रिंसिपल क्या है? 6 प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अब सोचिए कि प्रिंसिपल क्यों बनाया गया, इसके पीछे का क्या रीजन हो, इसके पीछे का भाव समझो, इसके पीछे का रीजन समझो. बिना रीजन आगे नहीं बढ़ेंगे. पहले रीजन समझो, कंसेप्ट क्लियर करो. ध्यान से सुनो. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? अब मुझे ये बताओ, मान लो तुमने बिजनेस शुरू किया, मान लो आपने आज बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. अब ये बताओ, आपने बिजनेस शुरू कर दिया और आप चलते जा रहे हो, 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 साल दर साल, हर साल चलते जा रहे हो, कभी रुक ही नहीं रहे हो. कभी रुक के ये पीछे बैठ के कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो क्या मजा आएगा बिजनेस करने में? अगर हम कभी बिजनेस को इवैल्यूएट ना करें कि हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस कमा रहे हैं, तो हमसे कभी कभी हो सकता है हम लॉस का बिजनेस हमें पता ही ना चले. आइए ना, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, Yes, sir. सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करते. हम करते जा रहे हैं और साल दर साल, हर साल करते जा रहे हैं. हम कभी रुक ही नहीं रहे. हम कभी रुक के अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद नहीं कर रहे और ये कैलकुलेट नहीं कर रहे कि हमको इस साल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरे 3-4 साल तक कोई लॉस वाला बिजनेस करते जा रहे हो, हमें पता ही ना चले? ऐसा हो सकता है ना? यस और नो? Yes, sir. ऐसी गलती ना Yes, हो, sir. ऐसी गलती ना हो, इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट लेके आएंगे. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है? वो ये कहता है कि हम हर बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे देते हैं. आपको क्या करना है, हर साल उस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, और उस टाइम फ्रेम, जैसे वो टाइम फ्रेम खत्म होता है, आपको आपके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करना है. क्या करना है? क्लोज करना है. क्लोज करके आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. अब सवाल उठा कि हम कौन सा पीरियड रखें, यहाँ पे क्या पीरियड्स रखें? तो पीरियड्स के लिए उन्होंने बोला कि यू कैन 1 अप्रैल टू 31 मार्च एज अ अकाउंटिंग पीरियड. एंड इस अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये हुआ, whenever you want to start a business, you will start on 1 April, and whenever you want to close the books of account, so you have to close the books of account every year on 31st March. तो दिस विल बी योर 12 मंथ का पीरियड, और हर महीने पे 31 मार्च को आप रुक जाएंगे. रुक के आप अपने पूरे 1 साल का परफॉर्मेंस चेक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. सपोज, समझ में आया? अगर आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर आप 31 मार्च के आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल बिजनेस करेंगे. समझ में आया? तो बिजनेस को कैसे डिवाइड कर दिया, बिजनेस पीरियड को ऐसे डिवाइड कर दिया. देखो ध्यान से, ऐसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि पहला, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल हो गया, फिर 31 मार्च से अगला 31 मार्च 1 साल हो गया, फिर 1 साल हो गया 31 मार्च, फिर एक हो गया 31 मार्च. इस तरीके से उन्होंने 12-12 महीने के कई सारे विंडो बना दिए, और इस 12 महीने के डिवाइड को क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग या बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड. क्या कहते हैं? बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड. सो व्हाट इज बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड?
a period which will start from 1st April to 31st March. Like for example, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. समझ में आया? ये सारा फाइनेंशियल ईयर कैसा है? 12 महीने का है. क्लियर हुआ बेटा? हाँ या ना? तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए ये कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट लाना बहुत जरूरी था. अब देखो 1 मिनट से कम टाइम रह गया. लेट्स रीलॉग इन अगेन. ठीक है, जल्दी से सब लोग वापस आ जाओ. रीलॉग इन करते हैं बिजनेस फिर से. थैंक यू.